वाई टेक्नोलॉजी कैसे लैंड बैंक की अवेलेबिलिटी कहाँ पर है? Branding is playing a very big role across the board. This is going to come to every aspect. Some set of players who have recently come in here, but banks are always there. हमारा मेन जो कोर कंसंट्रेशन है वो है आपका रिटेल इंश्योरेंस प्रोवाइड। अभी भी जूता या जैकेट पहन के वापस कर लेता है। अभी हम हिंदुस्तानियों में वो आदत नहीं है। इन टोटो उन्होंने अप्रूव किया एंड दे आस्क्ड you can put more proposal. पॉलिसीज का, इस एनवायरनमेंट का हम सभी लोग लाभ उठाएं। थैंक यू ऑल ऑफ यू फॉर ज्वाइनिंग अस। आपका शुक्रिया सभी का, थैंक यू। तो आइए बातचीत के इस सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। हमने फर्स्ट सेशन में सस्टेनेबिलिटी, ग्रीन ग्रोथ पर बात की। सेकेंड सेशन में हमने टेक्नोलॉजी के विभिन्न आयामों पर, पॉलिसी सपोर्ट और नए दौर की तैयारियों का जायजा लिया। और इसमें हम स्पेसिफिकली स्किलिंग, इंडस्ट्री पर्सपेक्टिव के साथ साथ कैसे जो फ्यूचर रहने वाला है उस पर जोर देंगे। ई कॉमर्स और ओमनी चैनल के मद्देनजर किस तरह से आगे की राह रहेगी, इसको हम समझेंगे इस स्पेसिफिक पैनल में। शुरुआत आपसे करना चाहेंगे। आप हमें बताएं स्पेसिफिकली किस तरह से आप देख रहे हैं, किस तरह की स्ट्रैटेजीज बनाई जा रही हैं। ई कॉमर्स का दौर तो है, लेकिन फिजिकल स्टोर्स की कितनी किया जहाँ पे मैं डायरेक्टली टू इंडियन कंज्यूमर्स सिमिलर लेदर सेल करने का ट्राई कर रही हूँ। आई थिंक आपके दो लेग्स हैं क्वेश्चन के। एक आपने बोला कि कंज्यूमर माइंडसेट कैसे चेंज हो रहा है, एंड द सेकंड लेग वाज फिजिकल स्टोर्स की रेलेवेंस क्या है इन टुडेज एज। कंज्यूमर माइंडसेट आई थिंक अगर देखा जाए तो वी आर वन ऑफ द वर्ल्ड्स यंगेस्ट कंट्रीज। द टारगेट कंज्यूमर दैट people were trying to sell to before were the age of, for instance, 30 to 60. वो हमारा मेन कंट्री का पॉपुलेशन रहता था। But as of today, not just in our country, but from a world perspective, age of the consumer बहुत drastically reduce होता जा रहा है। तो आज की डेट में अगर हम जनरली देखें हमारी पॉपुलेशन का साइज, परमिटेशन देखें कि एजेस क्या है लोगों की, आर टारगेट इज द यंगेस्ट पीपल। तो माइंडसेट आई थिंक बिकॉज ये चेंज हो रहा है कि डिजिटल एज में ई कॉमर्स की सेलिंग में ब्रांडिंग सबसे जरूरी हो जाती है। लोग सस्टेनेबल शूज को और सस्टेनेबल प्रोडक्ट्स को जनरली खरीदना चाह रहे हैं। अगर आपकी वेबसाइट में सिर्फ काम हो, यू लॉग ऑन टू द वेबसाइट एंड इट्स जस्ट the product is visible, you buy it and that's that. People are not interested in doing that anymore. I think branding is playing a very big role across the board. So I think that is the biggest change in the consumer mindset. Iska, I think one big example is there is a oral care brand called Perfora, for example. वो toothpaste बनाते हैं, but there are people in their 20s and 30s and they realize कि आज की डेट में toothpaste ऑनलाइन ब्रांडिंग एंड प्रेजेंस होना चाहिए। तो आई थिंक दैट्स द बिगेस्ट चेंज इन कंज्यूमर माइंडसेट। राइट, एंड वील टेक इट अहेड। आपसे आपका लौटते हैं। कुलदीप जी, आप बताइए सर, हम बात कर रहे थे टेक्नोलॉजी की, या तो एक तरफ तो ई कॉमर्स में एक्शन है, ई कॉमर्स में संभावनाएं हैं, लेकिन ई कॉमर्स से स्मॉल रिटेलर्स के बिजनेसेस पर कैसा असर पड़ रहा है, वो कैसे आगे बढ़ रहे हैं, ये एक तरफ संभावनाएं हैं, कुछ चैलेंजेस भी हैं। ग्राउंड पर मूड कैसा है, आपने क्या पाया है? Saurabh. So it's very evident, Saurabh, you come from Delhi. So you must have seen in the last quite some time, the offline stores are shutting down. And अगर बंद नहीं हो रहे हैं तो उनके किराए कम हो रहे हैं। I've seen this very often happening this in Delhi, again on rent. So that is only the effect of e-commerce. This A for Apple, B for boy and C for cat is now पीछे. E is the most important word now in our life. You cannot live without Wi-Fi. If we don't find a glass of water for an hour, you can sustain, but cannot live without Wi-Fi for an hour. And this is very important for us. So e-commerce, see, it's very for somewhere down the line, maybe 1,000 kilometers away from you. You don't have to open a store for him. You just have to tag him, just have to follow him, follow his needs. जैसा कि कहते हैं कि फोन सुनता है, हमारा फोन सुन रहा है, and this is very evident. आपके अभी सारा दिन में कोई एक बात करो और say any brand, if I talk about Saurabh Manchanda every day, maybe 4 या 5 बार, तो 6वीं बार जब मैं अपना इंस्टाग्राम खोलूंगा तो I see Saurabh Manchanda there. So that is the power of E. See, the hotel industry is finished. Nobody is now checking in and asking for that. Now the dating sites are online. There's so many examples there. Like this
a very easy way to reach your customers. ओके यू वांट टू ऐड समथिंग सर? हाँ प्लीज आप इसमें ऐड करें। और आपने क्या असेसमेंट है, आपने पल्स को किस तरह से समझा इंडस्ट्री को? इंडस्ट्री जैसे बता रहे हैं एवरीथिंग इज ई, सब कुछ टेक्नोलॉजी की ड्राइव कर रही है, टेक्नोलॉजी इज द फ्यूचर। I just want to add, before that, my name is Rajiv Kumar Mishra. For the units, smaller units also, if I can give you some example, some unit engaged in handicrafts, selling its item through e-commerce from Madhubani district in Bihar. And last 2-3 साल में मैं कुछ यूनिट्स को जानता हूँ। बस में एक्सपोर्ट्स में भी अपॉर्चुनिटीज है, लेकिन इसमें रिटर्न ऑफ प्रोडक्ट्स का भी एक पहलू रहता है, उसको इंडस्ट्री कैसे देखती है? So are you talking about export or you talking about domestic? एक्सपोर्ट्स Export की return, रिटर्न you export my return, you cannot take the return Yeah. to India back. हाँ. You'll have to have an identity there in that country, हाँ. and then only you can do e-commerce overseas. Yeah. So this is the first point. Hmm. The next is if you can do by Amazon US or something, they give you a chance to make your identity there in the country, Yeah. and they hold your warehouse in their name. So there are like lot many chances. India ki there are returns. It is a normal customer behavior. But I tell you, if you go on the data, यूरोप का कस्टमर अभी भी जूता या जैकेट पहन के वापस कर लेता है। अभी हम हिंदुस्तानियों में वो आदत नहीं है। So we are blessed for that. सो वील टेक योर व्यू। आप बता सके क्या ऐसा भी माइंडसेट है कि ऑनलाइन चेक किया लेकिन बाइंग के लिए फिजिकल स्टोर्स पे गए? ऐसा भी होता है कि दे आर प्रेफरिंग चेकिंग एवरीथिंग ऑनलाइन, बट फिर उसका एक्सपीरियंस फील लेने के लिए फिजिकल स्टोर्स पे गए? See, we have to understand one thing कि आगे जो जिस तरीके से warehousing, see, Indian customer जो है, it is very very price sensitive, and the brand, whether it is brand, whether it is factory, whether it is anybody, they have to constantly work on how to bring down the cost. अब जब real estate is going to be a one major cost point in your business, अब आगे चल के जो फ्यूचर है वो आप ये देखिएगा कि जो ब्रांड का शोरूम है दैट विल बी एक्सपीरियंस सेंटर। कस्टमर आएगा, देखेगा, चेकआउट करेगा, वेयर करेगा, पर उसको जहां से डील अच्छी मिलेगी वो वहीं से लेगा, उसमें कोई गलत बात भी नहीं है। बिल्कुल। लेकिन द पॉइंट इज कि ब्रांड या सेलर जो है इसको देखता है एज अ कि ये तो मेरे साथ गलत हो रहा है। He has to embrace it. आज Mercedes direct selling करता है. It is totally direct selling from the company. The जितने showrooms हैं, they are just experience centers. राइट। So this is going to come to every aspect. Omni channel के अंदर जब हम बात करते हैं तो there you have a presence online and you have a presence offline. Why can't it be there कि you order, you come and experience the product at my store, Yeah. and आप अगर ऑनलाइन ऑर्डर करो, नो नीड कि आपको जो है बाटा है, आज आप बाटा पे चाहिए, अगर उस पे वहाँ पे शू नहीं अवेलेबल फॉर एनी रीजन, तो व्हाई कांट वी ऑल एम्ब्रेस दैट? राइट। सो बदलाव की हवाएं चल रही हैं, तो टेक्नोलॉजी और हम ये जो नए संभावनाओं की बात कर रहे हैं, तो सर आपसे एक और पहलू समझेंगे। एक बड़ा पेन पॉइंट रहता था फाइनेंस, इसका हम जिक्र कर रहे थे, ये जो कैश फ्लो बेस्ड लेंडिंग मॉडल आया है, जिसमें कोलैटरल छोड़िए, आपने चेक कर लिया कि किस तरह से कैश फ्लो बेस्ड लेंडिंग के मॉडल पर जो पूरी लेंडिंग की जा रही है, ये कैसे पूरा फास्ट ट्रैक पूरा इससे हो गया सिस्टम, पीएसबी लोन्स 45 मिनट्स, ये जो पूरी प्रक्रिया है, इसके बारे में थोड़ा सा टेक्नोलॉजी पर आप बता सकें? See, as a banker, while we go for financing, we need to have few things like creditworthiness, your BO records, all those things, civils, your account statements, and your GST returns. Now, what is happening in the system? All these things are digitally available. ये जैसे उद्यम रजिस्ट्रेशन, ये सब डेटा पॉइंट्स आ रहे हैं, सो लेंडिंग पे कॉल लेना इतना इजी और फास्ट हो गया। It's very easy to take a call. Now, as a bank, what we are doing, we are into this VRE model, where we finance paperless. We do paperless financing up to 5 crore. From 1 crore to 5 crore paperless financing. Because all these data are available, which I got GST return, income tax return, account सब statement. कुछ everything. लिंक अवेलेबल है। या तो उसके बेसिस पे हम प्रोजेक्ट करके फिर लिमिट डिसाइड करके देते हैं, और इट्स टोटली पेपरलेस।
एक और आप एस्पेक्ट बताएं, फिर हम आपके पास आ रहे हैं सर। ये जो ट्रेड्स प्लेटफॉर्म आया है अभी जस्ट डे बिफोर यस्टरडे, उस पे गजट नोटिफिकेशन भी है कि टर्नओवर 500 करोड़ से 250 सीआर के लिए बता दिया गया है, जो बजट में अनाउंस हुआ था। ये ट्रेड्स के जरिए इनवॉइसेस की डिस्काउंटिंग हो रही है, आपके बिल्स हैं, लार्ज कॉर्पोरेट आपका बायर है, तो इनफैक्ट बैंक्स compete कर रहे हैं लेंड करने के लिए। ये ट्रेड्स प्लेटफॉर्म जो ट्रेड रिसीवेबल डिस्काउंटिंग सिस्टम है, उसको आप किस तरह से देखते हैं? Say some set of players who have recently come in here, but banks are always there. सर आप बताइए, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की बात हो रही है, तो ये टेक्नोलॉजी के जरिए, जैसे आप अभी लैंड बैंक का जिक्र कर रहे थे, वाई टेक्नोलॉजी, कैसे लैंड बैंक की अवेलेबिलिटी कहाँ पर है, वो कैसे संभावनाएं? जैसे हम सभी लोग जानते हैं कि AI को हर फील्ड में अब यूज़ किया जा रहा है। MSME सेक्टर के लिए डिपार्टमेंट की यदि मैं बात करूं, तो हमारी इंडस्ट्रीज को डिफरेंट टाइप्स की NOCs, जिसमें हमारे डिफरेंट इंडस्ट्रीज को डिफरेंट तरह की NOCs पे लिए उन डिपार्टमेंट्स के पास जाना पड़ता। पहले स्थिति ये थी कि हर डिपार्टमेंट में इंडिविजुअली उनको अप्लाई करना होता था, हर डिपार्टमेंट में जाना पड़ता था, ऑफलाइन उनको अप्लाई करना होता था। गवर्नमेंट की तरफ से निवेश मित्रा पोर्टल के माध्यम से हमारी इंडस्ट्रीज को 28 डिपार्टमेंट्स की जो NOCs लाइसेंस हैं, उन एप्लीकेशंस को पूरा टेक्नोलॉजी के माध्यम से ट्रैक किया जाता है डिस्ट्रिक्ट लेवल पे। इतना जरूर है कि हाँ, डिपार्टमेंट्स को इसमें बहुत स्ट्रिक्टली उनको कहा जाता है कि आप इस टाइमलाइन को एडहेयर करें। और अभी गवर्नमेंट ने ये भी प्रोविजन किया है कि सभी DMs सर और हमारी कमिश्नर सर इन एप्लीकेशंस को डिस्ट्रिक्ट लेवल और डिवीजन लेवल पर रिव्यू करते हैं, और उस चीज को शासन लेवल पर भी देखा जा रहा है। सर आप तो अपना व्यू पॉइंट बता सके, जैसे एक्सपोर्ट बाजार में भी संभावनाएं खुल रही हैं, हम जैसे ई-कॉमर्स एक्सपोर्ट्स की बात करते हैं, अदरवाइज भी एक्सपोर्ट्स में काफी चुनौतियां भी हैं, तो कुछ संभावनाएं भी हैं। ऐसे में आपकी किस तरह से इंश्योरेंस कवर के मोर्चे पर बनाएंगे, क्या ट्रेंड्स हैं? और जो हम बात करते हैं, आप फैक्टरिंग में भी सपोर्ट करते हैं, थोड़ा उस पर आप राय सर, देन वी विल कम टू यू। Thank you, Saurabh ji. Since morning we were discussing about sustainability, growth, new opportunities. But आपको एक ऐसा एक टूल चाहिए जो आपको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करे इन योर इनोवेशन, इन योर प्रोडक्शन। तो एक ऐसी रेगुलेटरी हेल्पिंग बॉडी चाहिए आपको, एक ट्रस्टवर्दी बॉडी चाहिए जो आपका कैपिटल का प्रोटेक्शन कर सके। तो ECGC वन ऑफ दैम। ECGC इज ए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ऑर्गेनाइजेशन, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स को वी आर रिपोर्टिंग, और 1957 में हमारा एस्टैब्लिश। मैं अभी आगरा ब्रांच का बताऊं तो आगरा में भी हमने काफ़ी लास्ट 2-3 ईयर्स से काफ़ी क्लेम्स वगैरह सेटल किए हैं, क्योंकि लास्ट 2-3 ईयर्स में हम लोग ने एक चीज़ ऑब्जर्व की थी कि जो बायर्स हैं वो इंसॉल्वेंसी पे जा रहे हैं, और जब इंसॉल्वेंसी होती है इंटरनेशनल मार्केट में तो वो रियल थ्रेट होता है इंडस्ट्री के लिए। क्योंकि दो तरह के थ्रेट्स अवेलेबल हैं, एक तो है कि आपका इंटेंशन मैलाफाइड है, तो वो तो है कि बायर का इंटेंशन ठीक नहीं है। दूसरा होता है कि जब आप इंसॉल्वेंसी देखते हैं, लास्ट 2 ईयर्स हमने काफ़ी इंसॉल्वेंसी देखी है, तो उसमें हम लोग ECGC का हमेशा सपोर्ट रहा है, आगे भी रहेगा आपका कैपिटल प्रोटेक्ट करने के लिए। उसके लिए हमारा एक स्पेशल डिपार्टमेंट है हमारे हेड ऑफिस मुंबई में, जो हम लोग बहुत ही रीजनेबल रेट्स थे उसमें लोग फैक्टरिंग भी इशू कर रहे हैं, लेकिन हमारा मेन जो कोर कंसंट्रेशन है वो है आपका क्रेडिट इंश्योरेंस प्रोवाइडर। राइट, तो जैसे अनिश्चितताएं बढ़ती हैं, अनसर्टेनिटीज, तो इंश्योरेंस उस समय और ज्यादा उसका इम्पोर्टेंस काफी रहती है। बिल्कुल सर, बिल्कुल होती है। और देखिए, वो एक इंटरनेशनल मार्केट में कई चीजें ऐसी होती हैं जो आपके बियॉन्ड द कंट्रोल होती हैं। आपको नहीं पता था 2 साल पहले कि रशिया यूक्रेन वॉर हो जाएगा। माई पॉइंट ऑफ व्यू इज दैट प्लीज प्रोटेक्ट योर कैपिटल विद ए रिलायबल गवर्नमेंट बॉडी। राइट सर, पॉइंट नोटेड। सर आप बताइए फिर सब, जो ह्यूमन रिसोर्स है उसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, मैनेजिंग ह्यूमन रिसोर्स एंड उसको फिर न्यू करना, तो उसके लिए कैसे काम हो रहा है और गैप को कैसे ब्रिज कर रहे हैं? थैंक यू सौरभ जी। मैं आपको एक चीज बताता हूँ, अभी हमारी जो इंडस्ट्री है लगभग 17 बिलियन का, 16.9 बिलियन का है। 47 बिलियन अगर आपको पहुंचना है तो एकमात्र रास्ता आपके पास है, वो है स्किलिंग का। आपको मैं एक छोटा सा अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहता हूँ। 2017-18 में वियतनाम और इंडिया दोनों का एक्सपोर्ट आप देखेंगे तो लगभग बराबर था। तो आपको मैं एक चीज बता दूं, 47 बिलियन की बात कह रहे हैं,
सरकार कहती है कि नहीं आप इसको 50 बिलियन करें। मैं आपको दावे के साथ कहता हूं कि इंडिया 2030 तक 50 बिलियन पहुंच, उसके पीछे 3 वर्ड आपके लिए काम आएंगे और उसी के थ्रू आप जा सकते हैं। स्किलिंग, आप रीस्किलिंग। और आपको मैं बता दूं कि लेदर सेक्टर स्किल काउंसिल इसके लिए डेडिकेटेड है। अभी तक हमने 1,25,000 लोगों को ट्रेन किया है स्किलिंग में, 4.5 लाख लोगों को हमने सर्टिफाइड किया है। हम सर्टिफिकेशन एजेंसी हैं। और अभी इस फिनेंशियल ईयर में मैं आपको बता दूं, हमने सरकार से 50,000 लोगों का टारगेट लिया है। बहुत खूब। और 50,000 का टारगेट मुझे मार्च तक का है, लेकिन मैं आपको बता दूं वो टारगेट, हमारा जो टारगेट है कि हम उसको जनवरी एंड तक हम उसको फिनिश करेंगे। राइट। तो आपने कहा पैन इंडिया में चल रही है। पैन इंडिया में जो 4-5 स्कीमें हैं, मैं प्रेजेंटेशन में आपको क्विकली बताऊंगा, ठीक है। उसके थ्रू हम 50,000 को अचीव करेंगे। और हमारा टारगेट है कि अनदर 20 to 30,000 जो है वो मार्च तक के टारगेट में लेकर के सरकार से, क्योंकि गवर्नमेंट इज रेडी। मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट जब 50,000 टारगेट हमने जो प्रपोजल दिया था, इन टोटो उन्होंने अप्रूव किया। एंड दे आस्क्ड यू नो यू कैन पुट मोर प्रपोजल। हमने कहा कि नहीं, हम उतना ही खाएंगे जो कि हम डाइजेस्ट। परफेक्ट। तो आपने कहा ये हुनर का इस तरह से तराशना पड़ेगा, बिल्कुल उसको तैयार करना पड़ेगा। वही रास्ता। मतलब ये बिजनेस करने के लिए हम कुछ भी कर लेते हैं, धंधा फैक्ट्री चलाने के लिए हम किसी का भी ब्रांड बना लेते हैं, बट वंस दिस इज कट डाउन या एक मेंटल ब्लॉक ये खत्म होएगा कि हमें अपना ब्रांड बनाना है, आप ये थोड़ा सा करते रहो, बट एक्चुअली साइड ऑफ द लाइन इफ यू स्टार्ट योर ओन ब्रांड, मे बी ओवर द पीरियड ऑफ 5-7 years you will find yourself in a कि जैसे आप कह रहे हैं कि अभी तक ये माइंडसेट नहीं था कि अपना काम करना है, अपना ब्रांड बनाना है, सिर्फ वाइट लेबल करते हैं हम एज एन इंडस्ट्री ज्यादा, बट दैट इज डेफिनेटली चेंजिंग एंड होपफुली व्हेन वी स्टार्ट विद ब्रांड, कोशिश पूरी है। सेकेंडली आपके सवाल का कोई आंसर, यूके में पढ़ी हूँ मैं, लॉयर होती थी, हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट में काम किया है। वहाँ का कल्चर टुवर्ड्स वुमेन, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री का कल्चर अबाउट वुमेन में बहुत ह्यूज सी डिफरेंस है। इट इज़ वेरी वेरी डिफिकल्ट टू ओवरकम। द वे टू डू इट इज बाय गिविंग वुमेन द सपोर्ट दैट दे नीड। अगर पिछले 5 साल में जब मैं फैक्ट्री में घुसी थी तो हमारी वर्कफोर्स में गिनती की 10-15 लेडीज होती थी। अब 5 साल के अंदर आई थिंक मैं प्राउडली कह सकती हूँ कि ऑन एवरी लेवल ऑफ आवर ऑर्गेनाइजेशन, इन ऑलमोस्ट एवरी डिपार्टमेंट वी बीन एबल टू हायर सम वुमेन। एंड वो स्ट्रक्चरल सपोर्ट से होता है, क्योंकि मुझे भी अच्छा लगता है लेडीज के साथ काम करना। मैं होती हूँ तो मैं अपनी गाड़ी में ले जाके उनको बाहर मेन रोड पे ड्रॉप कर देती हूँ ताकि उनको रोड पे अनसेफ ना लगे। मैं होती हूँ तो मैं उनके वॉशरूम्स, उनकी फैमिली प्रॉब्लम्स को भी समझ पाती हूँ, मैं उनको सपोर्ट कर पाती हूँ। बट बिकॉज हमारे एंटरप्रेन्योरियल लेवल पे ही विमेन इतनी कम है, एम्प्लॉयमेंट लेवल पे विमेन को सपोर्ट मिल ही नहीं पाता। तो आई थिंक इट इज डेफिनेटली अ स्ट्रक्चरल थिंग which I see changing. ओके, सो दैट्स ऑल द टाइम वी हैड। आपका शुक्रिया। चलते हुए सर आपकी तरफ से एक लास्ट मैसेज ले लेंगे। मेरी तरफ से हमारे सभी एंटरप्राइजेस के लिए यही मैसेज है कि स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से बहुत अच्छी पॉलिसीज, बहुत अच्छा एनवायरनमेंट इंडस्ट्रीज के लिए दिया। पॉलिसीज का, इस एनवायरनमेंट का हम सभी लोग लाभ उठाएं, अधिक से अधिक एमएसएमई एंटरप्राइजेस आगे आएं और अधिक से अधिक निवेश करके अधिक से अधिक लोगों को उसमें Thank you so much, panel.